टू आवर यूट्यूब चैनल IS स्क्वायर। जैसा कि हमने पिछली अपनी क्लास में हिस्ट्री NCERT को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अभी तक के इस वीडियो में, पीछे के वीडियो में हमने ये देख रखा था, एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर हम अपनी श्रृंखला को आगे करते हैं। जैसे देखेंगे कि हमने इसमें पढ़ा था 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। बेसिकली हमने इसमें वो ट्रांजिशन देखा। क्या देखा? वो ट्रांजिशन देखा है। कौन सा ट्रांजिशन? कैसे एक व्यापारिक कंपनी, ठीक है, शासन करने लगी है। व्यापार करने वाली कंपनी कैसे यहाँ के क्षेत्र पर शासन करने लगी है, इस पूरे ट्रांजिशन को हम देख रहे हैं, ठीक है। कल मैंने कमेंट सेक्शन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो में कि आप उसका आंसर कमेंट में करें कि व्हाट इज द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन वन लाइन, कि आधुनिक भारत का इतिहास एक शब्द में या एक लाइन में कहें तो क्या है। तो सिंपली हम देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। अगर हम सब दो शब्दों को देखें कि पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास यही है कि हम कॉलोनाइज कैसे हुए और फिर कॉलोनाइज के बाद डीकॉलोनाइज कैसे हुए, ये पूरी हमारी आधुनिक भारत का इतिहास इसी पर संबंधित है। तो आप एक सेंटेंस के अंदर ऐसे बता सकते थे कि कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। आइए अब इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां हम प्लासी और इसके बक्सर के युद्ध के बाद हम देख रहे हैं स्थिति क्या बनी है। कंपनी जो है वो कंपनी अब नवाबों के हाथों से शासन को अपने हाथों में लेना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसे अब समस्याएं हो रही हैं उस राजस्व को इकट्ठा करने में। हालांकि 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई है उससे काफी ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो रही है, लेकिन देखते हैं। आइए, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? मतलब इसका मतलब तो एक यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी। फिर कुछ फायदे थे कि हर कर्मचारी, जो भी कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी था, चाहे वो टॉप मोस्ट लेवल पे हो या सबसे निचले लेवल पर, वो सब एक नवाब की तरह ख्वाब देखने लगे थे कि मैं नवाब हूँ। अच्छा, एक प्लासी के युद्ध के बाद एक और नया सिलसिला चालू हुआ था। क्या था उसके अंदर? कि असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि वे जो कंपनी के अफसर हैं उनको निजी तोहफे और तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें, है ना। जैसे कहा जाता था कि मैंने तुम्हें नवाब बनाया तो यस, तो अब तुम नवाब बन गए तो मुझे उसके लिए गिफ्ट दो, निजी तोहफे के तौर पर बहुत सारी जमीनें दो, जिसपे फिर वो फैक्ट्री खोलते थे, किलेबंदी करते थे, ये सारी चीजें बनाते थे और बहुत सारा पैसा। खुद रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दिया हुआ है कि उसने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर लिया। वो कहा गया कि जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था, डिप्यूट हुआ, वो जब यहाँ आया तो मात्र 18 वर्ष का था। लेकिन जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद 1767 में हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। अब ये आप समझ सकते हैं कि जब वो आया था तो 18, कल के लेक्चर्स जिन्होंने सुने होंगे, मैंने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी होते थे उनसे इंग्लैंड और ब्रिटेन या ब्रिटेन के अंदर जो लोग थे, वहां के संपन्न लोग भी कहेंगे, जो बिजनेसमैन थे, जो बड़े बड़े लिबरल्स थे, उनको भी समस्याएं हो रही होती थी, क्योंकि ये इतना बेहिसाब दौलत यहाँ से, इंडिया से या ऐसे जो भी कॉलोनाइज्ड नेशंस थे वहां से ये लेके जाते थे कि वो उस तरीके का जीवन यापन कर ही नहीं सकते थे। दिलचस्प बात यह थी कि दूसरे कार्यकाल में उसने अपने भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। तो एक प्रश्न MCQ यही हो जाएगा कि किस गवर्नर जनरल पर आपको सॉरी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? तो महाभियोग चलाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। उस व्यक्ति का क्या नाम था जो इसका प्रोसिक्यूटर था? तो एडमंड बर्क। ये याद रखना है। महाभियोग से संबंधित अगर कोई प्रश्न है जिसमें पूछे कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाने वाला कौन था, एडमंड बर्क। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति से स्रोत संदेहास्पद लगा और उस भ्रष्टाचार आरोप से बरी किया, लेकिन 1774 में वो आत्महत्या कर लेता है। हालांकि इस पर वो अपनी सफाई देता है। अब देखें कि संसद की समिति के सामने क्लाइव ने खुद कहा कि मैं
बहुत संयम तरीके से पेश आया हूं। उसने कहा है इस पूरे पैराग्राफ में, आप इसे मेंस में यूज कर सकते हो तरीके से, कि उसने कहा कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक तरफ ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे, और एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संयम को देखकर खुद हैरान था। तो वो इसमें स्पष्ट कर रहा है कि मैंने कुछ गलत तरीके से इसे एक्वायर नहीं किया, जो भी वेल्थ था मैं वहां पर संयमित था। मैं चाहता तो और भी बहुत सारी चीजें कर सकता था, उसका कहने का मतलब ये था। आइए अब देखते हैं। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां, लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत हो जाती है। और इन सब में जो सभी को भ्रष्ट बेईमान मानना भी सही नहीं होगा कि सारे लोग वैसे ही थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और समझेंगे। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। सबसे बड़ी इच्छा बस ये थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। ये सब था। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। वहां के लोग उन्हें नवाब कहते थे, ये बात याद रखना है। ये सब मेंस में आपको जो टेम्परामेंट है, जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों वहां के लोग ऐसा सोच रहे हैं इनके बारे में, यह भारतीय शब्द नवाब को ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्होंने उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे, और नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों का जो इमेज था, वो ब्रिटेन और इंग्लैंड के अंदर ऐसा था कि वो इस प्रकार से उनके साथ रिएक्शन होती थी। अब कंपनी का फैलता शासन। अब एक बात देखिए, 1757 में हमने देखा कि पहला युद्ध होता है प्लासी का, जिसमें वो जीत जाते हैं। और आगे अपने पढ़ाई होगा, 1857 की क्रांति होती है, सिपाही विद्रोह होता है, ये होता है। तो ये 100 साल के बीच में ऐसा क्या अंतर आ जाता है कि एक व्यापारिक कंपनी एक पूरे क्षेत्र पर शासन करने लगती है। व्हाट हैपेंड बिटवीन दिस 100 years that a trading company got transformed into a capitalist, got into a गवर्निंग स्टेट। आइए देखते हैं। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया देखें, तो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। क्या था? किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले उसके राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। कि जो तरीके थे हिंसा से पहले, जो तरीके थे, जो भी ऑप्शन अवेलेबल था, उन सबको उन्होंने एक्सप्लोर किया और उस तरीके से उसको अधिग्रहण करने का इस्तेमाल किया। जैसे देखते हैं, देखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। अब ये बात नया थी। रेजिडेंट क्या होते थे हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है, क्या तैनात कर दिया? रेजिडेंट। क्या था भाई? कहा कि ये आपके शासन में मदद करेंगे। कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। देख रहे हैं, ये कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिनिधि थे। अब हालांकि रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामले में दखल देने लगे थे। इनका मुख्य काम यही था कि शासक क्या सोच रहा है, शासक कैसे काम कर रहा है, उसकी नीतियां क्या हो रही है, वो कौन से डिप्लोमेटिक एक्शंस लेने वाला है, इन सबको जानने के लिए ये रेजिडेंट को तैनात किया गया था। कहा गया था कि ये कंपनी के हितों की रक्षा करेगा, व्यवसायिक प्रतिनिधि है, राजनीतिक प्रतिनिधि है कंपनी के, जो आपके शासन में मदद करेंगे। लेकिन उनका मुख्य कारण उनको स्थापित करने का यही था कि भीतरी मामलों में दखल देना। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इन तरह की चीजों के कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनियों ने रियासत पर सहायक संधि भी थोप दिया। अब हम देखेंगे, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, वो अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होती थी। अब एक बात आपको ध्यान में आ रही होगी कि अब जिसने सहायक संधि, जिस किसी ने भी सहायक संधि स्वीकार कर लिया, वो अपनी सेनाएं नहीं रख सकता था। लिखा है, वो अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और सहायक सेना वहां एक सब्सिडरी फोर्स होती थी, रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। और उस फोर्स का जो भी एक्सपेंस होता था, वो सब एक्सपेंस कौन वहन करता था? नवाब। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ये था एक प्रॉपर सब्सिडरी अलायंस हो गया। तो पहले पहले जैसे ही आपने सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, आपने अपनी सेना खो दी। आपको सेना को ये कर देना है। पहली समस्या यहां देखो क्या आई कि अगर सेना यहां हो गई तो ये अनएम्प्लॉयड हो गए।
जो भी सेना में लोग थे बेरोजगार हो गए। सेना का काम ही था युद्ध करना, लड़ना, जीतना, ये सारी चीजें। अब अनएम्प्लॉयड हो गए। अब अनएम्प्लॉयड हो गए तो ये और ज्यादा रोजगार की तलाश में होंगे, इधर उधर भटकेंगे, तो इनकी संख्या ऐसी बढ़ी रहेगी। दूसरा, आपकी सेना चली गई तो आपका जो शासक का एक वन ऑफ द मेन और वन ऑफ द मेजर जो फोर्स था वो आर्मी होती थी उस समय। अब वो तो चला गया आपका। अब जो फोर्स है वो सहायक सेना, उसका खर्चा भी आपको देना है। अगर आप नहीं दे पाए तो आपके जो जमीन है, आपके जो इलाके हैं, वो भी जुर्माने के तौर में कब्जा कर लिया जाएगा। तो ये सब्सिडरी अलायंस की पूरी चीजें थी। उदाहरण के तौर पर जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक रहता है, अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फोटोज में आपको दिख रहा होगा कि अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला। अब आप कमेंट में बताएंगे कि ये सुजाउद्दौला कहाँ के नवाब थे। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सुजाउद्दौला थे। अब देखिए रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। अब एक बार हम देख लेते हैं कि रेजिडेंट क्या था एक्चुअली। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने ये कहा है। किन्होंने कहा है भाई? ये जेम्स मिल, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसे इसमें इस्तेमाल करेंगे कोट्स को। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता था और रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती हैं। लेकिन जैसी शासक के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है, जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है। तो रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, ये जेम्स मिल ने अपने इस लेख में बताया है। ठीक है, अब आइए, अब हमने इसमें देखा सब्सिडरी अलायंस, ये सारी चीजें इसमें देखी। कंपनी का शासन कैसे फैल रहा है 1757 के बाद से 1857, इस पूरे 100 साल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए वो हम देखे। अब आइए, तब मैसूर के बारे में थोड़ा देखते हैं। टीपू सुल्तान, इन्हें किस और नाम से जाना जा रहा है? शेरे मैसूर। ठीक है, अब आते हैं हम, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। हमने देखा पीछे कि राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक जो तरीके का भी ऑप्शन अवेलेबल था उस शासन को अपने हाथों में लेने के लिए किया। और जहां पर सेना की आवश्यकता पड़ी, सैनिक टकराव का प्रत्यक्ष आवश्यकता पड़ी, वहां उन्होंने वो रास्ता भी अख्तियार किया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझ आ जाती है। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। अब देखिए, मालाबार तट हो गया, क्या क्या? काली मिर्च और इलायची। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। बोला कि यहां से कोई एक्सपोर्ट नहीं होने वाला है। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टिप्पू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि मैसूर के किस शासक ने वो अपनी सेना का आधुनिकीकरण यूरोपीय स्टाइल में किया, यूरोपीय शैली में किया या फ्रांसीसी शैली में किया, तो वो हो जाएगा टिप्पू सुल्तान। देखिए, टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल राम ने यह चित्र किया। क्या था ये, इस पूरे माजरे को समझ लेते हैं हम। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम कंपनी के संयुक्त फौजों के हमलों के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों के बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ये सारी चीजें बनाई गई हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि ये किस बारे में था। हालांकि ये याद रखेंगे 1792 ये कब हुआ है और कौन कौन एक तरफ से लड़ रहे हैं। एक तरफ से टीपू सुल्तान है और दूसरी तरफ मराठा है, हैदराबाद का निजाम है और कंपनी की संयुक्त, तीनों की संयुक्त फौज है। सुल्तान के इन कदम से अंग्रेज आग बबूला हो गए। जैसे जैसी हैदर अली ने ये सारी बातें करी, कौन सी बातें? ये बातें कि काली मिर्च, लकड़ी, इलायची निर्यात रोक दिया, स्थानीय सौदागरों को भी मना कर दिया, भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए, कहा तुम व्यापार कर सकते हो, उनकी सेना, अपनी सेना का आधुनिकीकरण उनके स्टाइल में किया। तो इससे अंग्रेजों को यह बात अच्छा नहीं लगा और उन्होंने आग बबूला हो गए।
उन्हें हैदर अली टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी, खतरनाक दिखाई देने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना, कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, 1767-69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिलती है, जिसमें टीपू की मौत होती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राज काज पुराने वोडेयार राजवंश के हाथों में सौंप दिया जाता है, और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी जाती है। अब यहाँ पर वो स्वयं शासन में नहीं आ जाते हैं ब्रिटिश, यहाँ पर अभी पुराने वोडेयार राजवंश का ही एक बालक होता है जिसे वो फिर से राजा बनाते हैं, और यहाँ भी क्या कर देते हैं, सहायक संधि। अब सहायक संधि एक ऐसा था, जो एक ऐसा शेर है जिसका न दांत है, मतलब एक राजा वैसा बन जाता था जिसका न शेर के रूप में न दांत है न नाखून है, कुछ सारी ताकतें छीन लेगी। जो सेना होती थी वही मुख्य ताकत होती थी, और वो आपको रखना ही नहीं है। अब ये टीपू सुल्तान का दिखाया गया एक विशालकीय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। इस नकली शेर को टीपू सुल्तान को दिखाया गया है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज आती है। ये लंदन स्थित विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। अब जबकि अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेज इस खिलौना को भी अपने साथ ले गए। 4 मई 1799 को उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखते हैं मराठा। हम पीछे देखा कौन सा, मैसूर देखा हमने। ठीक है, अब कौन सा देख रहे हैं हम लोग, मराठा के साथ आ जाते हैं। मैसूर देखा हमने, इस एरिया में। मराठा अब हम देखने वाले हैं इस एरिया में ब्रिटिश के साथ क्या क्या हो रहा है। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू कर खत्म करने में सोचने लगी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। जैसे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद नए राज्यों का उदय हो चुका था, है ना। छोटे छोटे जो स्थानीय शासक थे, क्षेत्रीय शासक थे, वो अपनी सत्ता को स्थापित कर चुके थे। उसी प्रकार से जैसे 1761 में पानीपत का तीसरा संघर्ष होता है, तो मराठा जो कन्फेडरेसी होती है, शक्ति होती है, विकेंद्रीकृत हो जाती है और उन्हें कई राज्यों में बांट लिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में जाती है। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। एक सर्वोच्च मंत्री होता था जो पेशवा होता था। ये सब अलग अलग राजवंश थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। तो जो पेशवा होता था वो वैसा था, और पुणे सत्ता का केंद्र था। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ हुए। पहला युद्ध होता है अंग्रेजों का इनके साथ। तो पहला युद्ध के दौरान कौन सी संधि होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में होती है, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया। दोनों संधि करते हैं, कुछ समय तक युद्ध विराम जैसी स्थिति होती है, संधि का पालन करने की प्रयास की जाती है, लेकिन फिर एक दूसरे पर संधियों का उल्लंघन करने के आधार पर फिर से लड़ाइयां चालू होती है। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 में कई मोर्चा पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817-19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो जाती है। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया भाई, पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बेठूर में भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। कौन था यहां पर अभी, पेशवा। बताइए कमेंट में। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्चता का दावा, सुप्रीमेसी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। इसमें कुछ हम फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी के शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। अब यह भी पूछ सकता है कि सर्वोच्चता की नीति किसने लाई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसके अधिग्रहण की धमकी देने के अधिकार को अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देने लगी। क्या कहा गया, अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी कि यह मेरा अधिकार है क्योंकि हम सर्वोच्च है। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने
कित्तूर, यहां देखना है, फिलहाल जो कर्नाटका में है, छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो वहां कौन थी, रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। 1824 में गिरफ्तार कर लिया जाता है उन्हें, 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब चेन्नम्मा के बाद ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाता है, चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक परिवार के गरीब चौकीदार रायन्ना ने, संगोली रायन्ना इनका पूरा नाम हो जाता है क्योंकि वो संगोली जगह से थे, प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इन किताब में आगे पढ़ेंगे, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फैक्ट हमारे लिए क्या हो गया कि तुर्की रानी चेन्नम्मा, जो अभी फिलहाल कहाँ है, कर्नाटका के अंदर है। इनके बाद कौन थे, सांगोली रायन्ना ने किया था। तो मेंस वगैरह में या ऐसे फैक्ट्स के लिए भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न ले ले, है ना। अगर हम ये मैप देखें इंडिया का, अगर मान लेते हैं ऐसे, तो उत्तर पश्चिम से इस क्षेत्र से उसे डर था कि कहीं वो आ न जाए। इसी डर के चलते अंग्रेज जब उत्तर पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया गया। सिंध का जो क्षेत्र था 1843 में कब्जा में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहां महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु हो गई तो इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई। आखिरकार 49 में पंजाब का भी अधिग्रहण हो गया। हालांकि हर एक जगह वही था कि जो एक शासक है उसे हटाना है, तो पहले खोजा गया कि कौन और शासक बनने की इच्छा रखता है। अब उसके साथ संधि की गई, उसके साथ बातचीत हुई, उसे मिलाया गया, षड्यंत्र किया गया या फिर लोभ दिया गया, भले बनाया न गया हो, और ये सारी प्रक्रियाएं अंग्रेजों के साथ चलती रही। विलय की नीति अब देखते हैं। अधिग्रहण की आखिरी लहर जो 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया। इस सिद्धांत का तर्क यह था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक करके रियासतें अपना ली गई। जैसे सबसे पहला सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। ये याद रखना है, सतारा कौन सा, 1 नंबर पे है, अंग्रेजों के हाथों में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि इसे विलय की नीति के तहत नहीं लिया, इसे क्या दिया, सॉरी, इसे कुशासन कहा कि ये अवध इतना बड़ा है और यहाँ का नवाब जो है वो इसे अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहा है। इस कारण से कुशासन से आजाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और 1857 के महान विद्रोह में आप देखोगे अवध से सबसे अधिक लोग शामिल होंगे। सेना भी सबसे ज्यादा अवध की ही थी, ब्रिटिश में, ब्रिटिश सेना के अंदर ये था। अब आप देखेंगे ये दो चित्र हमें दिखाई गई है, 1797 का है ये, ठीक है। ये येलो वाला जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है, ठीक है, और ये ऑरेंज कलर है वो क्षेत्र जो नहीं था। तो आप देख रहे हैं कि 1797 में, मतलब बक्सर के ठीक बाद का समय है ये, यहाँ पर ब्रिटिश का जो पावर था केवल यहाँ मैसूर, मतलब ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये और यहीं पर था। लेकिन यही हम 1840 में देखते हैं तो दक्षिण भारत का लगभग पूरा, ये मैसूर को अगर हम छोड़ दें क्योंकि वहां तो फिर इन्होंने आगे शासक बना दिया, सहायक संधि कर ली, तो इनडायरेक्टली इन्हीं के हाथ में था, बट था ये। और यहाँ से ये पूरा क्षेत्र आप देखते हैं, यहाँ फिर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र आ गया, इधर दिल्ली के आसपास का भी क्षेत्र आ गया। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे बदलता रहेगा, और ये 1857 के समय देखेंगे। हालांकि ऐसे मैप बनाना एग्जाम में काफी मुश्किल है, मेंस में, बट ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको काफी क्लियर होगा कि कैसे समय दर समय ये शासन क्षेत्र जो ब्रिटिश का है अधीन क्षेत्र वो बढ़ते गया। इसमें देखिए यहाँ ये पूरा क्षेत्र उत्तर पश्चिम सब बढ़ गया है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ चीजें नहीं लाई गई हैं। जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो उसने अपने शासन को चलाने के लिए बहुत सारे नए नए प्रयोग भी किए, नए नए सुधारों को भी लाया। उस नए सुधारों के कारण न्याय व्यवस्था में भी कई प्रकार के सुधार किए गए, जिसके बारे में हम देखते हैं। हालांकि इससे प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-2 बार, है ना। एनसीईआरटी से प्रीलिम्स में काफी अच्छे प्रश्न बनाए जाते हैं क्योंकि उनके सोर्स और कहीं पर नहीं मिलते हैं। आप जब तक ये टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ोगे आप उन क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाओगे।
देखिए, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी के ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। कंपनी के इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी। तीन प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक शासन गवर्नर के पास होता था। हर एक का शासन किसके पास होता था? वहां का जो गवर्नर होता था, चाहे बंगाल का हो, मद्रास का हो, ऐसे हो। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में खास सुधार है, तब इसको समझ लेते हैं। ये तीन प्रेसिडेंसियां हो गई, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया। इन तीनों में कौन है? इसका शासन कौन कर रहा है? गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर। और इन तीनों के ऊपर कौन है? गवर्नर जनरल है। ऐसे इस प्रकार से था। ठीक है। अब देखिए, कौन सा व्यवस्था लाया गया भाई नया? 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था लाई गई। ये सब फैक्ट याद रखना है। किसने लाया है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने लाया है। क्या लाया है? एक नई व्यवस्था। क्या है इसमें प्रावधान? देखते हैं। हर जिले में दो अदालतें होंगी। कौन सी अदालतें होंगी? दो अदालत होंगी। कौन कौन? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दो प्रकार की अदालतें होंगी। कौन सा? एक फौजदारी, एक दीवानी। दीवानी अदालतों के मुखिया, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। ठीक है। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे दीवानी अदालतों में। फौजदारी अदालतें भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थे, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये सारी चीजें थी। अब काजी और मुफ्ती समझेंगे। अब क्या है? काजी एक न्यायाधीश होता है मुस्लिम, उसमें मुफ्ती एक मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इसकी व्याख्या, क्योंकि अब इन्हें भारतीय शासन को चलाना था तो यहाँ की न्याय व्यवस्था को समझना था। तो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी जो धर्म पर आधारित थी। तो धर्म की व्याख्या, जो कानून की व्याख्या धर्म के आधार पर करने वाले कौन थे? काजी, मुफ्ती, ब्राह्मण पंडित, ये सब थे। तो उनकी सहायता लेनी ही थी। तो ये बात सब याद रखनी है कि किसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। क्या किया भाई? तो उसने नई न्याय व्यवस्था लाई। कहा कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने? दो अदालतें होंगी। कौन कौन सा होगा? तो एक कौन सा हो जाएगा? फौजदारी हो जाएगा, और दूसरा दीवानी हो जाएगा। ये दो प्रकार की अदालतें की। दीवानी अदालतों में कौन होगा? यूरोपीय जिला कलेक्टर होते हैं, उनके सहायता के लिए मौलवी और हिंदू पंडित होते हैं, और इधर फौजदारी में काजी और मुफ्ती होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। ये हमने देख चुका है कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर वो चलाया गया, महाभियोग चलाया गया था। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। ऐसा था ना, क्योंकि अलग अलग लोग थे। जैसे धर्म को मानने वाले, धर्म में भी बहुत सारे पंथ थे, तो उनकी व्याख्या वो उस प्रकार से कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में एक चीज की गई। क्या किया गया? 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम दिया गया। अब इसमें हमें जो नाम आएंगे वो नाम को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। एन बी हॉल हेड। क्या नाम आया? एन बी हॉल हेड। ये नाम हमें याद रखना है। ठीक है। इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो जो भी भारतीय धर्म शास्त्रों के आधार पर कानूनों की व्याख्या की जा सकती थी, उस कानूनों की व्याख्या को संकलित करके अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एनबी हॉलहेड में। 1778 में एक यूरोपीय न्यायाधीश के लिए एक मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी व्यवस्था की गई, स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उनका मुख्य काम था लगान करना, लगान और कर इकट्ठा करना, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाना। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिए गए। अब कंपनी के फौज के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये हम देख दिया कि न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार की गई थी। अब आइए, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। मतलब सबसे बेस्ट मुगल सेना की यही थी। उन्हें तीरंदाजी,
और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। सवार कौन हो गए? घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित जो सिपाही हो गए। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे, वही सामंती व्यवस्था हो जाती थी। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करने करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेजी अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही आर्मी कहते थे, सिपॉय आर्मी। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई, क्योंकि घोड़ा नजदीक जाके मारने के लिए हमें चाहिए था। जब हम उस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करने लगे जो दूर से ही मार सकती थी, तो इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसकी वजह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता था, और उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। जैसे एक बात समझिए कि अगर आप लड़ रहे हैं, तो दोनों के पास जो युद्ध में सामग्रियां हैं, जो उनके पास हथियार है, वो अगर एक जैसे नहीं हो, तो वो और दूसरा पार्टी जिनके पास भी कमतर होगा, वो ऑलरेडी हार जाएगा। आप अब तलवार और लाठियों से लड़ रहे हैं, और दूसरे के पास ऑटोमेटिक बंदूकें हैं, तो आप कैसे जीत पाओगे? तो ये सारी चीजें थी कि ब्रिटिश को भी अपने आप को अपडेट करना होता था, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर युद्ध कर रहे थे। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, जैसे कि यूरोप में था, ये याद रखना है, यूनिफॉर्म, ठीक है, सैनिक संस्कृति करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। अब जैसे आप पढ़ेंगे, अब देखिए, ये सब एनसीईआरटी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसकी एक एक जो लाइनें हैं ना, ये एक एक लाइनें हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की एक एक क्रांतियां, एक एक आंदोलनों को जिक्र कर रही हैं एक एक लाइनों में। अब जब आप आगे पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, अंग्रेजों ने ऐसी कौन सी नीति अपनाई थी जिससे किसी जाति या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, और उसने वैसा विद्रोह कर दिया था। ऐसा क्या सिपाही से रिलेटेड था जो किया गया था? तो 1857 का विद्रोह आपको सबसे पहले याद में आएगा। उसके बाद सैनिक विद्रोह में और भी सारी चीजें आपको सामने आएंगी। भला लोग अपनी जातीय धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की वजह से सिपाही मान सकते थे? क्योंकि पूरी तरीके से बाहर हो जाता था ना। तो ये पूरे तरीके से सिपाही के बारे में था, और सिपाही 1857 के विद्रोह के बारे में था, जो आगे के चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं। निष्कर्षतः अगर हम देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से प्रक्रिया और तेज हो गई। जैसे अगर स्टीम इंजन जब बन गया, स्टीम इंजन के आविष्कार से क्या हो गया कि जो शिप थे वो और फास्ट हो गए। अब ट्रैवल करने में उनको क्या करने लगा? टाइम जो है वो कम लगने लगा। भाप से चलने वाले जहाजों ने यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। जो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और परिवार जैसे दूसरे देश यहाँ आ जाते थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन साबित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपना नियंत्रण में ले चुकी थी। तो अब आप देखते हैं, ये हमारा इस 8 क्लास का चैप्टर याद कर लेते हैं। जैसे आपने देखेंगे, चैप्टर का नाम व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब जो भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को एक साथ देख लेंगे, उन्हें ये पूरे तरीके से एक ओवरऑल दिमाग के अंदर वो बैकग्राउंड, वो इमेज, वो कहानी, वो सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी आती है और धीरे धीरे लगातार युद्ध करके, जो भी कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक सहायता के आधार पर या सैनिक सहायता के आधार पर वो शासन में आ जाती है, शासन पर क्षेत्राधिकार कर लेती है, और इतना कर लेती है कि 1857 की क्रांति से पहले तक यह स्थिति होती है कि 63% हमारे लैंड पर, भूभाग पर उनका कब्जा होता है। 78% हमारी पॉपुलेशन उनके सीधे सीधे शासन में आ रही होती है। तो इस चैप्टर से संबंधित जैसा हमारा ये मॉड्यूल था, आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा, इस मॉड्यूल में हम पहले डिस्कस करते हैं उस पूरे चैप्टर को, और उसके बाद उनसे कंसर्न एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आइए अब हम इनके एमसीक्यूज को देखते हैं।
ठीक है, अब जो भी आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा दिए जा रहे हैं ताकि आपने जो भी पढ़ा वो रिवीजन हो जाए आपका। आइए, मुगल बादशाह में मुगल बादशाह में से कौन अंतिम शक्तिशाली शासक था जिसने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया? Who among the Mughal emperors was the last powerful ruler who established control over a large part of present day India? तो इसका बाद क्या हो जाएगा सही? औरंगजेब, क्योंकि ये अंतिम था, उसके बाद इतने बड़े क्षेत्र पर किसी ने शासन किया नहीं था। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत तक पहुंचने में समुद्री मार्ग का पता लगाया था? 1498, इसका सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे किस वर्ष स्थापित करती है? याद रखना, पहली इंग्लिश फैक्ट्री है कहाँ है? हुगली के किनारे, 1651। कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। प्लासी का वास्तविक नाम क्या था? इसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया, तो इसका नाम था ये पलासी, बी, जो वहां पलाश के फूलों के कारण था, जिससे क्या बनता था? गुलाल बनता था। आगे आइए, बंगालों के नवाबों का सही कालानुक्रम क्या था? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, इसका सही आंसर है डी, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, देन सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? काफी आसान है, बताइए। बक्सर का युद्ध 1764 में, और ये बैटल ऑफ प्लासी, ये पानीपत का तृतीय युद्ध। सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल ने तोपा था? तो रिचर्ड वेलेस्ली। किस मराठा सरदार ने 1817 के 1819 के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के पेशवा पद समाप्त होने के बाद बिठूर में पेंशन पर जीवन बिताया? सही, सही आंसर ये हो जाएगा। किस भारतीय शासक ने अपनी सेना को यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित किया और फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की? का सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, हमने चैप्टर में डिस्कस किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? विच गवर्नर जनरल इज क्रेडिटेड विद इंप्लीमेंटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। निम्न में से कौन सी रियासत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई गई? तो ये हो जाएगा सतारा, हमने देखा था सबसे पहले सतारा, फिर झांसी, फिर संबलपुर। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाए जाने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हटाया तो नहीं गया था, बट उन पर पहली बार महाभियोग चलाया गया था, हालांकि वो रद्द हो गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश प्रेसिडेंट का मुख्य कार्य क्या होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शासन के अंदर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में होती है? जैसा हमने पढ़ा था, चौथा, 1799 में ये होता है। कहाँ होता है? श्रीरंगपट्टनम में होता है। शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? चैप्टर का हेडिंग याद कीजिए, टीपू सुल्तान को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है आपको? इसमें से देखिए सही कौन सा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित किया और फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों से प्रभावित था, जो ये सही है, बाकी गलत है। बंगाल के नवाबों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नवाब को अलीवर्दी खान ने 1756 में उत्तराधिकार बनाया था? तो उत्तराधिकारी किसको बनाया था? सिराजुद्दौला को बनाया था। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने किस पर नियंत्रण स्थापित किया था? का सही आंसर हो जाएगा ये। बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? याद है, हमने कहा था रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, अगर नेतृत्व कहेगा तो ये हो जाएगा। 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रांत की दीवानी प्रदान की? 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रांत की दीवानी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों द्वारा मैसूर का शासक क्यों नहीं माना गया? क्यों नहीं माना गया भाई? क्योंकि उसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की, क्योंकि वो अपने राज्यों को अंग्रेजों से बचाने के लिए फ्रांसीसी सहायता चाहता था।
1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए कौन सी नई व्यवस्था की गई? तो एक नई व्यवस्था हमने पढ़ा था, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, न्याय की एक नई व्यवस्था की गई। क्या किया गया? हर जिले में, प्रत्येक जिले में 2 अदालतें स्थापित की गई। 1772 की न्याय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जिले में कौन से 2 न्याय व्यवस्था किए गए? तो दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत। प्रत्येक जिले की जो अदालत की अध्यक्षता था वो कौन करता था? एक ब्रिटिश कलेक्टर करता था। अदालतें किसके अधीन थी? क्रिमिनल कोर्ट्स वर अंडर अथॉरिटी ऑफ हुम? ये तो था, जो कलेक्टर था। हालांकि इसमें देखिए, फौजदारी अदालत तो अधीन तो उन्हीं के थी, काजी मुफ्ती करते थे, लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रण उन्हीं का होता था। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो भी डिस्कस किया इस चैप्टर में उसका ये एमसीक्यू था। इसी प्रकार से हम आगे के क्लासेस में जो इसकी बात के जो चैप्टर होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।